क्वेबेक सिटी रकबा के एतबार से कनाडा के सबसे बड़े सूबे क्वेबेक का दारुल हुकूमत है और आबादी के एतबार से मॉन्ट्रियल के बाद इस सूबे का दूसरा बड़ा शहर है। इस शहर की आबादी 5 लाख से कुछ कम है, जबकि आसपास के मुज़ाफ़ाती इलाकों को मिलाकर यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया जो कहलाते हैं, इसकी आबादी लगभग 7,15,000 के करीब है। सेंट लॉरेंस दरिया के किनारे पर मौजूद ये शहर मॉन्ट्रियल से मशरिक़ में लगभग 2.5 घंटे की ड्राइव पर वाक़या है। 3 जुलाई 1608 को एक फ्रांसीसी मुहिमजू ने इस शहर को आबाद किया और नॉर्थ अमेरिका में फ्रांसीसियों की ये पहली आबादी थी और इसमें कोई शुबा नहीं कि ये वही जगह है जहाँ से नॉर्थ अमेरिका में फ्रेंच सिविलाइजेशन का आगाज़ हुआ। ओल्ड क्वेबेक सिटी कदीम तर्ज तामीर में 4 दीवारी के अंदर मौजूद है और इस पूरे बर आज़म में यकलौता शहर बचा है जो कि आज भी 4 दीवारी के अंदर है। यानी कि जो 4 दीवारी आप इस वक्त देख रहे हैं, जो पुराने ज़माने में जब शहर आबाद किए जाते थे तो उनके इर्द गिर्द हिफाजती मकसद के लिए एक बड़ी 4 दीवारी बनाई जाती थी। क्वेबेक का जो पुराना शहर है ये आज भी उसी शक्ल में मौजूद है। इस 4 दीवारी के अंदर इस पुराने शहर को 1985 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने आलमी वर्सा करार दिया। ये क्वेबेक के सूबे की पार्लियामेंट बिल्डिंग है। 1877 से 1886 के दरमियान ये इमारत तामीर की गई और आज ये शहर की नुमाया तरीन और ख़ूबसूरत इमारत में से एक है। इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के बिल्कुल सामने ये जो किला नुमा महल या महल नुमा किला जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल बोनाहम का घर है। ये बोनाहम साहब कौन हैं, इनसे भी आपकी जल्द ही हम मुलाकात करवाएंगे। हर साल सर्दियों में पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने बोनाहम साहब अपना ये महल खसूसी आर्डर पर तैयार करवाते हैं। माहिर कारीगर 1955 से बर्फ़ की ईंटों के साथ और बर्फ़ के बड़े बड़े ब्लॉक्स के साथ इस खूबसूरत महल को हर साल एक नए डिज़ाइन के साथ तामीर करते हैं। और इस साल इस महल और इस पूरे जो एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं, देखेंगे अभी, इसमें तकरीबन 370 टन के करीब बर्फ़ इस्तेमाल की गई है और इस 370 टन में से 250 टन जो बर्फ़ है वो इस महल पर लगाई गई है। और ये महल और ये मेले के अंदर की जितनी भी जगहें आप अब देखेंगे, ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ 22 दिनों में मुकम्मल की गई हैं, जो कि इस साल एक नया रिकॉर्ड है। नाज़रीन इकराम, ये है वो करैक्टर जिसका मैंने आपसे तारुफ़ करवाना था। बोनाहम बेसिकली एक इमेजिनरी करैक्टर है, तख़य्युलाती, और ये बेसिकली इस विंटर कार्निवल का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि नुमाइंदा है। बिल्कुल जिस तरह क्रिसमस के दिनों में एक सांता क्लॉज का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसी तरह से इस विंटर कार्निवल से रिलेटेड ये जौन सा है बोनाहम का एक करैक्टर इंट्रोड्यूस कराया गया। और बोनाहम की दरअसल तारीख़ पैदाइश जौन सी है उसका तो नहीं पता, लेकिन 1955 से ये जौन सा है इस कार्निवल में पार्टिसिपेट कर रहा है और 1955 ही वो साल है जब से इस विंटर कार्निवल को ऑफिशियल किया गया। और इस वक्त जिस कैसल में हम बैठे हुए हैं, ये जो आइस कैसल जौन सा है, ये दरअसल बोनाहम का घर है और पूरी दुनिया से लोग इसको देखने के लिए और इससे मिलने के लिए इस जगह पर आते हैं। इस वक्त हम महल से बाहर मौजूद हैं और इस महल के साथ ही ये जो इलाका है, ये एक तरह से बोनाहम के महल का बर्फ़ानी बाग है और इस बाग में मुख्तलिफ़ तरह के आप देख रहे हैं कि मुजस्मे हैं जो कि ख़ूबसूरती के लिए जहाँ बनाए गए हैं। ये बर्फ़ के मुजस्मे हैं और इन मुजस्मों के साथ ही बच्चों के खेलने के लिए ये बर्फ़ानी स्लाइड्स भी बनाई गई हैं, जिसमें कि अक्सर बड़े भी आकर स्लाइड्स लेते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त आप देख रहे हैं जो
कपड़े मैंने पहने हुए हैं इस वक्त, दो जुराबें, उसके नीचे गर्म ज़ेर जामा, जैकेट के नीचे पता नहीं कितने स्वेटर मैं पहन चुका हूँ और अभी भी सर्दी का एहसास है। दर्जा हरारत इस वक्त -20 दर्जे से कुछ नीचे है और इस वक्त हम पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ खड़े हैं और मेरे पीछे जो आपको जगह नज़र आ रही है ये वो जगह है जहाँ के मेला हो रहा है और ज़्यादातर इवेंट्स जौन से हैं वो इस इलाके के अंदर है और यहाँ जाने के लिए आपको $10 का पास लेना पड़ता है जो कि हम पहले से ख़रीद चुके हैं और ये हर वक्त आपको नुमाया तौर पर अपने साथ रखना पड़ता है क्योंकि सिक्योरिटी वाले चेक करते हैं। इस को देखने के लिए, कार्निवल को देखने के लिए पूरी दुनिया से तकरीबन 1 मिलियन के करीब लोग आते हैं और इस साल उस 1 मिलियन में 2 MTA के टीम के मेंबर्स भी मौजूद हैं। अंदर क्या हो रहा है, क्या क्या इवेंट्स हैं, क्या क्या खेलें हैं, चलें आपको साथ लेके चलते हैं। नाज़रीन किराम, जनवरी के आखिर से लेकर फरवरी के दरमियान तक ये मेला होता है। तकरीबन 17 दिन का ये मेला होता है जिसमें कि पूरी दुनिया से ना सिर्फ लोग देखने आते हैं बल्कि पूरी दुनिया से मुख्तलिफ़ तरह के मॉडल्स बनाने के लिए आर्टिस्ट भी आते हैं। और अभी ये फरवरी का आगाज़ है और बहुत से मॉडल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ मॉडल हैं जो कि अभी मुकम्मल नहीं हुए। ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया से लोग इस मेले को देखने के लिए आते हैं बल्कि इस साल 7 ममालिक से 100 से ज़्यादा जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर्स इस मेले की कवरेज के लिए आए हुए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा विंटर कार्निवल है और इस साल इस मेले का बजट लगभग 8.6 मिलियन यानी कि $86 लाख के करीब है, जबकि इस मेले से होने वाली आमदनी का अंदाज़ा 48 मिलियन यानी $4 करोड़ 80 लाख के करीब किया जा रहा है। और इस वक्त ये मेला क्वेबेक सिटी की तीसरी बड़ी इकानमी बन चुका है। आइस पैलेस में तो आपने बोनाहाम का सिर्फ मुजस्मा देखा था, लेकिन यहाँ मेले के इलाके में बोनाहाम बाय इटसेल्फ मौजूद है और ये इस मेले का एक मरकज़ी किरदार है। और किसी भी जगह पर जब भी कोई मेले की एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं तो बोनाहाम उस एक्टिविटीज़ का आगाज़ करता है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये बच्चों के साथ एक बकेट रेस में बोनाहाम भी हिस्सा ले रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को इन प्लास्टिक की बास्केट में बिठाकर बड़ों के साथ ये ख़ुद भी बच्चों को धकेल रहे हैं। यहाँ मैं बताता चलूँ, बोनाहाम एक फ्रांसीसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि गुड मैन। इस किरदार का बुनियादी काम बच्चों और बड़ों में यकसां तौर पर खुशियाँ बांटना है, जो कि इस मेले का मरकज़ी ख्याल है। इस इलाके में बच्चों की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ देखें, बच्चे लाइन में खड़े होकर स्कीइंग करने लगे हैं। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए यहाँ ट्यूबिंग भी हैं। ये छोटी छोटी ट्यूब्स में छोटे बच्चों के लिए सिर्फ ये मखसूस किया गया इलाका, जिसमें अपने पेरेंट्स के साथ और बड़ों के साथ बच्चे जो हैं इस एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। यहाँ छोटे बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ हैं और ये बाकायदा तौर पर एक प्ले एरिया बनाया गया है जिसमें कि बच्चे मुख्तलिफ़ तरह के खेलों में यहाँ मशगूल नज़र आ रहे हैं और उनके साथ बड़े उनको इन खेलों में इन्वॉल्व कर रहे हैं। और बच्चे जिस तरह के यहाँ हॉकी खेल रहे हैं जो कि कनाडा की मकबूल तरीन गेम है। और ये जो आप देख रहे हैं कि बच्चे एक हथौड़े को, लकड़ी के हथौड़े को ज़ोर के साथ एक स्केल पर मारते हैं और स्केल जो सा है वो बच्चे की ताकत का अंदाज़ा बताता है। फ़ुटबॉल, जिसको नॉर्थ अमेरिका में सॉकर के नाम से याद किया जाता है, दुनिया का मकबूल तरीन खेल है। पाकिस्तान में तो हम कच्ची ग्राउंड्स में मट्टी पर खेला करते थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह के आप इस वक्त देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो बर्फ़ पर भी खेलने से बाज नहीं आ रहे। गली मोहल्लों में आपने टेबल फुटबॉल का खेल तो देखा होगा जिसमें अमूमन लकड़ी या प्लास्टिक के खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन ये खेल जो आप देख रहे हैं इसको जॉइंट टेबल सॉकर गेम कहते हैं।
इसमें खिलाड़ी अपने आप को बेल्ट की मदद से लोहे की रॉड्स के साथ बांध लेते हैं, जो कि सिर्फ दाएं से बाएं हरकत करते हैं, आप आगे पीछे हरकत नहीं कर सकते। इस खेल की एक जो अच्छी बात मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ कोच को बार बार खिलाड़ियों को डांट डपट कर समझाना नहीं पड़ता कि अपनी जगह पर खेलो, क्योंकि खिलाड़ी को जिस पोजीशन पर बांध दिया जाता है वो सिर्फ उसी पोजीशन पर खेल सकता है। इस वक्त जिस एक्टिविटी में हम हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं उसके लिए कम से कम 6 साल की उम्र, 4 फुट का कद और 90 किलोग्राम से कम वज़न होने की शर्त है। और मेरा ख्याल है कि हम दोनों इस शर्त पर पूरे उतरते हैं। तो चलिए चलकर देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसमें शामिल होने से पहले बाकायदा तौर पर हिफाजती नुक्ता नज़र से तैयार होना पड़ता है, और इस तैयारी से कबल तकरीबन 20-25 मिनट हमें शदीद सर्दी में लाइन में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ा। यहाँ पर हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो कि यहाँ पिछले 16 साल से आ रहा है, और इसने पिछले 16 साल के पासेस भी सबूत के तौर पर साथ रखे हुए हैं। कोपेमाई में इस्तेमाल होने वाले सीट हार्नेस और हेलमेट पहनने के बाद हम लोग निस्बतन ऊंची जगह पर मौजूद एक प्लेटफार्म की तरफ जा रहे हैं, और जहां से एक लोहे की केबल के साथ लटकते हुए हम नीचे आएंगे। इस एक्टिविटी को जिप लाइन कहते हैं। लोहे की एक मजबूत तार को यहाँ ऊपर बुलंदी पर एक आर्जी प्लेटफार्म के साथ बांध दिया गया है, और यहाँ से एक लोहे की पुली की मदद से हम बारी बारी नीचे जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ उम्र के लोग इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, और यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक 250 मीटर का फासला है, जो कि ऊपर हवा में से आपको पूरे मेले का मंज़र पेश करता है। यहाँ इंस्ट्रक्टर आपको रफ्तार को कंट्रोल करने और पुली को रोकने का तरीका बताता है। इस तेज़ रफ्तार पुली को रोकने के लिए आपको हाथ के साथ लोहे की तार को पकड़ना पड़ता है, और यहाँ काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है, और तार को पुली के आगे से पकड़ने के बजाय पीछे से पकड़ा जाता है, ताकि पुली आपके हाथ पर से गुज़र कर आपका हाथ ज़ख्मी ना कर दे। तेज़ी से चलती हुई पुली की वजह से लोहे के तार को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, और बाज़ दफ़ा ब्रेक नहीं लग पाती, जिसकी वजह से आप प्लेटफार्म के आखिर पर मौजूद गद्दों की दीवार में जाकर लग सकते हैं। ऊपर से आने से कबल जो 10 सेकंड का सबक आपको रुकने के लिए सिखाया जाता है, ये उसको याद ना रखने का नतीजा था। नाज़रीन, हार्स पावर का लफ्ज़ तो आपने कई बार सुना होगा, मगर इस वक्त यहाँ कनाडा की बर्फ़ों पर जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसको चलाने के लिए हॉर्स पावर की नहीं बल्कि डॉग पावर की ज़रूरत है। और ये गाड़ी जिस वक्त आपके सामने आप देख रहे हैं, ये 4 डॉग पावर की गाड़ी है, क्योंकि इसके आगे 4 कुत्ते लगे हुए हैं। और इस तरह की गाड़ी को डॉग स्लेज के नाम से पुकारा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक कनाडा के शुमाली और साइबेरिया के इलाकों में आज से लगभग 4000 साल कबल इस किस्म की डॉग स्लेज का आगाज़ हुआ, और उस दौर में साइबेरिया और शुमाली अमेरिका के शुमाली इलाकों में इस किस्म की डॉग स्लेज के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन ना था। और उस दौर का इंसान इस तरह की बर्फ़ पर चलने वाली डॉग स्लेज को सफ़र और शिकार के लिए इस्तेमाल करता था। 1870 की दहाई में इसी तरह की डॉग स्लेज कैनेडियन पुलिस और डाक के महकमे ने कनाडा के शुमाली इलाकों में इस्तेमाल करना शुरू की, और आज भी बाज़ इलाकों में इस तरह की डॉग स्लेज इस्तेमाल हो रही हैं। डॉग स्लेज दरअसल लकड़ी की बनी हुई एक बड़ी सारी टोकरी है,
जिसमें कि जैसा आप देख रहे हैं कि एक शख्स बैठ सकता है और जो दूसरा शख्स होता है वो इस टोकरी नुमा सीट के पीछे खड़े होकर तांगे के कोचवान की तरह इन कुत्तों को अरे अरे अप कहकर भगाता है। डॉग स्लाइड चलाने से कबल यहाँ मौजूद इंस्ट्रक्टर जो है वो कुत्तों को भगाने का और इनको दाएं और बाएं मोड़ने और ब्रेक लगाने का तरीका बताता है। बज़ाहिर देखने में तो ये बड़ा आसान काम लगता है इन कुत्तों को भगाना इस बर्फ़ पर, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है और ख़ास तौर पर अगर मोड़ते हुए आप अपना बैलेंस बरकरार ना रख सकें तो आप गिर भी सकते हैं। लगभग 500 मीटर के इस फासला तय करने के बाद कुत्ते भी काफ़ी हद तक थक जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक चक्कर मुकम्मल होने के बाद कुछ कुत्तों को तब्दील किया जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हर एक चक्कर के बाद 1 या 2 कुत्तों को तब्दील कर दिया जाता है। मेले के इलाके के साथ ही थोड़ी सी बुलंदी पर ये हवा से भरी हुई कश्तियाँ जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इनको राफ्ट कहा जाता है। राफ्ट अमूमन तेज़ रफ्तार पहाड़ी दरियाओं में या रेस्क्यू बोट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, मगर यूँ लग रहा है कि सर्दियों में दरियाओं के फ्रीज़ हो जाने की वजह से आजकल इन कश्तियों को खेल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद इन कश्तियों में लोगों को भर भर के नीचे की तरफ धकेला जा रहा है। जी हाँ, ये भी एक तरह का खेल है और 8 से 10 लोगों को इस कश्ती में बिठाकर बर्फ़ की ढलवान से 40-50 फुट नीचे धकेला जाता है। बर्फ़ की सतह पर फिसलती हुई इस तेज़ रफ्तार कश्ती में बैठने का भी अपना ही मज़ा है। चलिए हम भी चलकर बैठते हैं। कश्ती में बिठाने के बाद एक इंस्ट्रक्टर तमाम मुसाफिरों को बैठने और शोर मचाने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर एक मुख्तसर सा लेक्चर देता है। अगर आप कमज़ोर दिल नहीं हैं और डर नहीं लग रहा, तब भी मेरे ख्याल में चीख मारने में कोई हर्ज नहीं। इन कश्तियों को ऊपर से फेंकना तो बहुत आसान काम है, मगर वापस ऊपर लेके जाने के लिए यहाँ से इस बर्फ़ पर चलने वाले स्कूटर की मदद ली जाती है। और ये स्कूटर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसको स्नोमोबाइल कहा जाता है। और इसके साथ इन कश्तियों को बांध कर वापस ऊपर भेजा जा रहा है। यहाँ मज़ीद लोग अपने इस मुख्तसर सफ़र के लिए तैयार हैं। चलिए एक मरतबा फिर चलें और आपको एक मरतबा फिर इस रफ्तार का तजर्बा करवाएं। इस राफ्टिंग के साथ ही निस्बतन छोटी कश्ती जो कि हवा से भरी हुई बहुत बड़ी ट्यूब है मौजूद है, जिसको टोर्नेडो का नाम दिया गया है, क्योंकि ये टोर्नेडो यानी हवा के बगोले की तरह घूमती हुई नीचे जाती है। इसमें बैठकर चीख मारना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि चक्कर इतने शदीद आते हैं कि याद ही नहीं रहता कि चीख भी मारनी है। टोर्नेडो से उतरने के बाद भी कुछ देर तक आसपास की चीज़ें घूमती नज़र आती हैं। इस वक्त ये जो आप 2 मंजिला इमारत देख रहे हैं, दरअसल ये आइस टावर है जो कि मेले के इलाके के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है और बच्चों के लिए ये ख़ुसूसी दिलचस्पी का मरकज़ बना हुआ है इस वक्त। और इस आइस टावर में आप देख रहे हैं कि ये छोटी छोटी बर्फ़ की ईंटों के साथ बनाया गया है और बर्फ़ की ईंटों को काट कर उनको बाद में इकट्ठे जोड़कर ये 2 मंजिला इमारत बनाई गई है, जिसके दरमियान में लोहे की सीढ़ियाँ लगाई गई हैं और लगभग 75 टन बर्फ़ इसमें इस्तेमाल की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग इस टावर के दरमियान में मौजूद सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर जाते हैं, लेकिन वापस नीचे आने का रास्ता जो सा है ये इस वक्त आपके सामने है, जो कि स्लाइड्स हैं जिसमें बच्चे और बड़े दोनों फिसलते हुए नीचे आ रहे हैं।
इस आइस टावर के बिल्कुल सामने एक छोटी सी लाइन लगी हुई है, हम भी इस लाइन में खड़े हो गए। दरअसल ये जो लाइन है ये बर्फ़ के गोले यहाँ पर बिखरे हैं और इस लाइन में खड़े होकर आपको बर्फ़ के गोले के लिए कूपन लेना पड़ता है। पाकिस्तान में तो आपने देखा होगा कि बर्फ़ के गोले जो से हैं वो सिर्फ़ गर्मियों के महीनों में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी सर्दी में लोग बर्फ़ के गोले बड़े शौक़ के साथ खाते हैं। ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं यहाँ एक टेबल्स जो सी हैं इन्होंने या फट्टे कह लें लाइन में लगाए हुए हैं और इनके ऊपर अभी हमारे आने से कुछ देर कबल मैं देख रहा था कि इन्होंने कुदाल के साथ ये ताज़ा बर्फ़, ये कुदरती बर्फ़ है, ये कोई पाकिस्तान की तरह इन्होंने क्रश नहीं की हुई, ये कुदरती बर्फ़ है और जो कि साफ़ सुथरी बर्फ़ है, इसको उन्होंने टेबल के ऊपर इस वक्त लगाया हुआ है। और ये साहब जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये आए हैं, ये इन्होंने हाथ में गरम कैरमल पकड़ी हुई है और साथ ये लकड़ी की छोटी छोटी डंडियाँ आपको पकड़ा रहे हैं और आपसे कूपन ले रहे हैं। और उसके बाद ये बर्फ़ के ऊपर ये गरम गरम कैरमल आप देखेंगे कि ये किस तरह से डाल रहे हैं। इस कैरमल को लकड़ी की डंडी के साथ फ़ौरन नहीं उठाया जाता, बल्कि कोई एक आध मिनट इंतज़ार किया जाता है ताकि ये थोड़ी सी सख्त हो जाए और उसके बाद आप इस लकड़ी की डंडी को रख कर उसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाना शुरू करते हैं और इस तरह से आप इसका गोला ख़ुद से बना सकते हैं। बर्फ़ आप जितनी मर्ज़ी इस्तेमाल करें, लेकिन कैरमल की मिकदार और डंडी आपको एक दफ़ा ही मिलेगी। नाज़रीन, इस वक्त हम क्यूबेक सिटी के बाज़ार में मौजूद हैं, सेंट जोसेफ स्ट्रीट पे इस वक्त मौजूद हैं हम लोग। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे आसपास और मेरे पीछे काफ़ी सारी आपको कश्तियाँ नज़र आ रही हैं। ये इस तर्ज़ की जो कश्तियाँ हैं ये कैनू कहलाती हैं और कैनू दरअसल वो कश्तियाँ हैं जो कि किसी दौर में रेड इंडियंस जो से हैं, यहाँ के जो कदीम बाशिंदे हैं जो नॉर्थ अमेरिका के रहने वाले, वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। और इन कश्तियों की इस वक्त रेस होने लगी है और हैरान कुन चीज़ ये है कि आपने कश्तियों की रेस पानी में तो बेशुमार दफ़ा देखी होगी, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि हम भी कश्तियों की जो रेस है पानी से बाहर यानी कि बर्फ़ के ऊपर देख रहे हैं। और इस वक्त पूरे शहर से और आसपास के इलाकों से इन्होंने बर्फ़ इकट्ठी करके ट्रकों के ज़रिए इस सड़क के ऊपर बिछा दी है। गो के कुछ बर्फ़ पहले से मौजूद थी, लेकिन फिर भी इन्हें मज़ीद ज़रूरत थी और अब इस बर्फ़ के ऊपर कश्तियों का मुकाबला हो रहा है। यह भी सिर्फ बताता चलूँ कि सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड है और इस क्वालिफाइंग राउंड में जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो फ़ाइनल में पहुँचेंगे और जो फ़ाइनल टीमें हैं उनका मुकाबला असल सेंट लॉरेंस रिवर में होगा। और सेंट लॉरेंस रिवर जैसे कि आपने सुबह देखा है उसके ऊपर एक बर्फ़ की तह जमी हुई है और उस बर्फ़ की तह के ऊपर जो फ़ाइनल राउंड में पहुँचने वाली टीमें हैं वो कश्तियाँ चलाएँगी। तो आज ये इस भरे बाज़ार में सड़क के ऊपर कश्तियाँ किस तरह चलती हैं, चलें हम भी देखते हैं आपके साथ। इस वक्त मुख्तलिफ़ तरह के करैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं जो कि इस वक्त बच्चों और बड़ों दोनों को महसूस कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे जो कार्निवल के चीफ़ गेस्ट साहब हैं बोनाहम साहब, वो भी आ चुके हैं और अब ये इफ्तिताह होने लगा इस रेस का। ये देखें इस वक्त एक पूरी टीम बोनाहम को कश्ती में बिठाकर ये जो 400 मीटर का ट्रेल है इसका पूरा एक चक्कर लगवाएगी और उस चक्कर के मुकम्मल होने के बाद देखते हैं कि ये क्या करते हैं। और ये देखें बोनाहम साहब एक पूरा चक्कर लगा के वापस आ रहे हैं और इस वक्त वो तो आराम से बैठे हुए हैं कश्ती में। ये टीम के बाकी प्लेयर्स का भी देखते हैं कि क्या हाल है, थके हुए हैं बुरी तरह। इतने भारी बंदे को खींचना कोई इतना आसान काम नहीं है और ये तमाशाइयों से भी इस वक्त मिल रहे हैं। और ये इस वक्त बाकायदा तौर पर अब आगाज़ होने लगा है इस कैनू रेस का। तो इस वक्त ये पहली टीम तैयार है जो कि यहाँ से 200 मीटर का फ़ैसला तय करके सड़क के उस पार जाएगी और वहाँ से एक यू टर्न लेकर इसी ट्रैक पर वापस आएगी। और ये देखें पहली रेस शुरू हुई और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बर्फ़ के ऊपर इस कश्ती को चलाना कोई इतना आसान काम नहीं है। मेरे ख्याल में पानी में चलाना इसकी निस्बत बहुत आसान होगा, क्योंकि एक टांग कश्ती के अंदर रख कर और दूसरी टांग के साथ इस कश्ती को आगे धकेलना और इस तरह से धकेलना कि आपके सारी टीम की मूवमेंट एक साथ हो, ये बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि अगर पूरी टीम में से भी एक भी शख्स की मूवमेंट बाकी मेंबर्स के मुताबिक नहीं होती तो कश्ती कहीं भी दाएं या बाईं तरफ जा सकती है। हाँ जी नाज़रीन, ये पहली टीम आप देख रहे हैं कि अपने
ट्रैक के दरमियान में पहुंच चुकी है और यहाँ से इन्होंने वापस टर्न दिया और बड़ा टर्न तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो साइड पे लगी हुई फेंस में जाके लगी है, जिसकी वजह से कश्ती रुक गई और इनको थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी रिकवरी की है और दोबारा वापस अपनी फिनिश लाइन की तरफ ये लोग जा रहे हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये जितने भी टीम के मेंबर्स हैं ये बड़े अच्छे एथलीट लग रहे हैं, लेकिन ये 400 मीटर का फासला तय करने के बाद काफ़ी थक चुके हैं इस वक्त। और देख रहे हैं इतनी सर्दी में भी इस वक्त दर्जा तकरीबन -20 से -25 के दरमियान है और इन लोगों को इस वक्त पसीने आए हुए हैं। और ये देखें, ये पहली टीम का जो सा था टाइम ये ख़त्म हुआ है। अब इनकी टाइमिंग इस वक्त नोट कर ली गई है और इसके बाद जो टीम जाएगी उसकी टाइमिंग दोबारा से नोट की जाएगी और जिस टीम की टाइमिंग ज़्यादा अच्छी होगी वो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। ये देखें, इस वक्त इतनी सर्दी के बावजूद इनके पसीने आए हुए हैं और खिलाड़ी जो से हैं थक चुके हैं। नाजरीन, हमने तो ज़िंदगी में पहली मरतबा सड़क के ऊपर कश्तियों की ये रेस देखी है। उम्मीद है आप लोगों को भी ये पसंद आई होगी। तो आइए अब चल के देखते हैं कि मेले का जो असल इलाका है, जहाँ बाकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहाँ इस वक्त रात गए क्या हो रहा है। नाजरीन, इस मेले के इलाके में इन्होंने एक बहुत बड़ी सारी मार्की लगाई हुई है, जिसके अंदर खाने पीने की मुख्तलिफ़ चीज़ें, चाय कॉफ़ी वगैरह का इंतज़ाम है और जिस तरह आप देख रहे हैं मेज़ें भी पड़ी हुई हैं। और यहाँ इन्होंने बाकायदा तौर पे हीटर अंदर लगाए हुए हैं और ये हीटर से जो हवा गर्म होकर ऊपर जाती है उनको नीचे वापस फेंकने के लिए ये इन्होंने यहाँ पंखे चलाए हुए हैं। और हम भी 2-3 घंटे इतनी सर्दी में बाहर फिर के तंग आ चुके थे, तो हम भी इस मार्की में आके थोड़ी देर के लिए बैठे और हीटर के सामने बैठकर दोबारा सर्दी में वापस जाने की हमने तैयारी की। नाज़रीन, इस वक्त हम मार्की से बाहर आ चुके हैं और ये मार्की के बिल्कुल साथ ये जो आप देख रहे हैं ये वही जॉइंट सागर टेबल यहाँ हो रही है। और इस वक्त एक रेफरी जो सा है ये खेल को शुरू करवाने लगा है। दिन के वक्त बच्चों ने इस मैदान पे कब्ज़ा किया हुआ था और बड़ों को खेलने नहीं दे रहे थे। अब शाम के वक्त चूँकि मैदान खाली था इसलिए बड़े जो से हैं इस वक्त यहाँ आ गए हैं और ये मैच शुरू हो चुका है इस वक्त। इसमें जो एक चीज़ मैं आपको ये फ़र्क आप शायद महसूस कर रहे हो, जो सुबह के वक्त जो बच्चे खेल रहे थे और इस वक्त जो बड़े खेल रहे हैं, यहाँ बड़ों को मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे ज़्यादा सख्ती के साथ बांधा गया ताकि ये अपने आप को खोल कर मैदान में भागना शुरू ना कर दें। और ये गेम इस वक्त काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई है क्योंकि बॉल गोल के करीब है, लेकिन ये इनके डिफेंडर्स ने बड़ा अच्छा क्लियर किया और ये वापस फिर आई है और किसी भी वक्त नहीं, लेकिन फिर वापस चली गई है। और इस वक्त ज़्यादा जो खेल है इस वक्त मैदान के दरमियान में हो रहा है और आप महसूस कर रहे होंगे कि इनके लिए बावजूद बंधे होने के बावजूद इस बर्फ़ पे खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि फिसलन काफ़ी है इस बर्फ़ पर। और ये देखें, इस वक्त खेल जो सा गोल के करीब हो रहा है और किसी भी वक्त गोल हो सकता है और ये एक बड़ी अच्छी कोशिश, लेकिन इनका गोलकीपर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और एक दफ़ा फिर बॉल जो सी है वो क्लियर हुई और वापस गोल की तरफ आई और एक और अटैक गोल पर। ये हमारे बाईं तरफ मौजूद टीम का लगता है पल्ला काफ़ी भारी है और गोल पे बार बार अटैक कर रहे हैं और ये गोल। रात गए तक इस मेले की रौनक बरकरार रहती है और रात के वक्त आइस पैलेस को रंगारंग रोशनियों के साथ मुनव्वर किया जाता है। शदीद सर्दी के बावजूद हर साल ये मेला हर उम्र के बच्चों और बड़ों के लिए खुशियां लेकर आता है। हर साल 17 दिन के लिए क्वेबेक सिटी, स्नो कैपिटल ऑफ वर्ल्ड की कदीम तर्ज की गलियां नए दौर के टूरिस्ट के साथ भर जाती हैं और गुज़श्ता 1 सदी से जारी ये मेला हर साल नए लोगों को खुशामदीद कहता है। हर साल नए चेहरे, नए मॉडल्स और नई तर्ज की खेलें इस मेले में शामिल की जाती हैं, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदलती वो मुस्कुराहट है, जो बच्चों और बड़ों के चेहरे पर इस मेला के किरदार बोनाहाम को देख कर आ जाती है। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। लतीफ़ कैसर को कैमरामैन नसर ताहिर के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।